रेगिस्तान के सन्नाटे में एक ऐसा अदृश्य स्नाइपर छुपा है जिसकी हर गोली सीधे अपने निशाने पर लगती है। इस वक्त उसके निशाने पर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे फंसे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए यह मिशन अब कोई जंग नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की एक आखिरी कोशिश बनकर रह गया है। इराक के इस सुनसान डेजर्ट में कई लाशें बिखरी पड़ी थीं और हैरान करने वाली बात यह थी कि हर एक के सिर में सिर्फ एक ही गोली लगी थी। यह पूरा खेल सिर्फ एक ही स्नाइपर का था। साल 2007 का वक्त था जब इराक वॉर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश ने जीत डिक्लेयर कर दी थी और वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। इसी बीच सार्जेंट मैथ्यूस और उसके पार्टनर सार्जेंट आइजैक को एक खास मिशन पर भेजा जाता है। उन्हें डेजर्ट के बीच एक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी का ध्यान रखना था, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है। साइट पर काम कर रहे सभी अमेरिकन वर्कर्स की लाशें वहां पड़ी थीं। अब दोनों का मिशन पूरी तरह बदल चुका था। उनका असली काम उस किलर को ढूंढना था ताकि यहाँ नए वर्कर्स को भेजा जा सके। दोनों सोल्जर्स एक छोटी सी झाड़ी और पत्थरों की आड़ लेकर पूरे एरिया को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऊपर से तपती गर्मी और चारों तरफ फैला सन्नाटा। इसी तरह 20 घंटे बीत जाते हैं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। इतनी देर तक कोई हलचल न होने से मैथ्यूस बोर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब यहाँ कोई इराकी सोल्जर बचा ही नहीं है या फिर हमला करने के बाद कोई ग्रुप यहाँ से जा चुका है। लेकिन आइजैक को कुछ और ही शक था। उसने ध्यान से देखने पर नोटिस किया कि वहां किसी बड़े ग्रुप के आने जाने के कोई निशान नहीं थे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि हर बॉडी पर सिर्फ हेडशॉट था। आइजैक तुरंत समझ गया कि यह किसी आम सोल्जर का काम नहीं है। उसकी थ्योरी के मुताबिक यह इराक का लेजेंडरी प्रोफेशनल स्नाइपर है जिसे लोग जुबा के नाम से जानते हैं। इस नाम का खौफ अमेरिकन सोल्जर्स में साफ था। मैथ्यूस को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि अकेले स्नाइपर के लिए इतने लोगों को महज 30 सेकंड में मार गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। काफी देर वेट करने के बाद मैथ्यूस का पेशेंस जवाब दे जाता है। वह खुद नीचे जाकर साइट को करीब से चेक करने का फैसला करता है। जाने से पहले वह आइजैक से कवर देने को कहता है। इसी बीच आइजैक बताता है कि उसकी वॉच की बैटरी खत्म होने वाली है और उसे इसे बदलना होगा। मैथ्यूस मजाक में कहता है कि उसने अब तक बैटरी क्यों नहीं बदली, लेकिन आइजैक के लिए वह वॉच सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि उसके एक शहीद साथी की आखिरी निशानी थी। इधर मैथ्यूस धीरे धीरे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाकर क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। करीब से देखने पर उसे यकीन हो जाता है कि हर मौत हेडशॉट से हुई है। अब मैथ्यूस को भी आइजैक की बात सच लगने लगती है। वह साइट के सेंटर में खड़ा होकर यह समझने की कोशिश करता है कि स्नाइपर ने किस डायरेक्शन से फायर किया होगा। ऊपर से आइजैक लगातार उसे वार्न कर रहा था कि वहां ज्यादा देर खड़े रहना सेफ नहीं है और उसे तुरंत वापस आना चाहिए। लेकिन तभी अचानक एक तेज गन शॉट गूंजता है और मैथ्यूस जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में गोली लग चुकी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। अपने दोस्त को इस हाल में देख आइजैक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वह जिगजैग पैटर्न में भागता है ताकि स्नाइपर का निशाना चूक जाए। लेकिन जैसे ही वह मैथ्यूस के पास पहुंचने वाला होता है, एक और गोली चलती है और सीधे आइजैक के पैर में लग जाती है। सिचुएशन अब बेहद क्रिटिकल हो चुकी थी। मजबूरी में आइजैक को मैथ्यूस को वहीं छोड़ना पड़ता है और वह लड़खड़ाते हुए एक टूटी दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। भयंकर दर्द के बावजूद मैथ्यूस अभी जिंदा था। वह रेडियो पर आइजैक से कांटेक्ट करता है और बेस से बैकअप मंगाने को कहता है। लेकिन आइजैक सबसे पहले अपने पैर के गहरे जख्म को देखता है। खून रोकने के लिए वह तुरंत अपनी बेल्ट निकालकर पैर पर कसकर बांध लेता है। इसके बाद वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अगली ही पल उसे एक और झटका लगता है। रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं था। ध्यान से देखने पर पता चला कि स्नाइपर ने उनके रेडियो एंटीना को गोली मारकर तोड़ दिया था, यानी बेस से उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका था। तभी मैथ्यूस फिर से कांटेक्ट करके आइजैक से स्नाइपर पर नजर रखने को कहता है ताकि वह उसे टारगेट कर सके। लेकिन आइजैक उसे वार्न करता है कि जरा सी भी मूवमेंट उसे स्नाइपर का अगला शिकार बना देगी, पर मैथ्यूस उसकी बात अनसुनी कर देता है। इधर आइजैक स्नाइपर को लोकेट करने के लिए अपनी नाइफ से दीवार में एक छोटा सा होल बनाने लगता है ताकि अपनी राइफल का स्कोप बाहर निकाल कर देख सके। लेकिन तभी कुछ पत्थर गिरने से उसकी उंगली इंजर्ड हो जाती है। उधर मैथ्यूस हिम्मत करके राइफल उठाने की कोशिश करता है, पर ज्यादा ब्लीडिंग के कारण वह बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की यह हालत देख आइजैक समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह एक बेहद दर्दनाक फैसला लेता है और ब्लेड की मदद से अपने पैर के जख्म को खोलकर बुलेट बाहर निकालने लगता है। यह प्रोसेस इतना पेनफुल था कि उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह गोली निकालने में कामयाब हो जाता है।
जख्म पर बैंडेज बांधते बांधते उसकी बॉडी और दिमाग दोनों थक चुके थे और कुछ ही देर में आइजैक भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब आइजैक को होश आता है तो उसे अपने ईयर पीस में एक आवाज सुनाई देती है। बेस से एक ऑफिसर उसे कांटेक्ट कर रहा था। आइजैक तुरंत सिचुएशन रिपोर्ट करता है और मेडिकल सप्लाई के साथ बैकअप की डिमांड करता है। लेकिन बातचीत के दौरान आइजैक को कुछ अजीब लगता है। वह ऑफिसर बेहद अननेसेसरी सवाल पूछ रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने आइजैक से कहा कि या तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर हवा में फायर करो ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ सकें। आइजैक समझ गया कि यह मिलिट्री प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा करने पर स्नाइपर को उसकी सही पोजीशन मिल जाती। जब आइजैक ने उसकी बातों को गौर से सुना तो उसे रियलाइज हुआ कि उस आदमी का एक्सेंट अमेरिकन नहीं था। आइजैक समझ गया कि यह कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं बल्कि वही खतरनाक इराकी स्नाइपर जुबा है। उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक करके आइजैक को ट्रैप करने की चाल चली थी। आइजैक सीधे उससे कहता है कि वह उसकी असलियत जान चुका है। शॉकिंग बात यह थी कि जुबा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता बल्कि आइजैक से पर्सनल सवाल पूछने लगता है, जैसे वह उसे करीब से जानना चाहता हो। आइजैक फिर से रेडियो चेक करता है पर वह अब भी डेड था। जुबा लगातार फालतू बातें किए जा रहा था और जब आइजैक ने जवाब देने से मना किया तो उसने धमकी दी कि वह मैथ्यूज को फिर से गोली मार देगा क्योंकि वह अभी मरा नहीं है। मजबूरी में आइजैक बात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान चल रहा था। बात करते करते वह जमीन की मिट्टी पर साइट का एक रफ मैप बनाने लगता है ताकि बुलेट की ट्रेजेक्टरी से स्नाइपर की पोजीशन कैलकुलेट कर सके। इधर जुबा कहता है कि वह कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं बल्कि एक आम इराकी सिटीजन है जो अपने देश को बचा रहा है। वह आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है पर आइजैक बताने से साफ मना कर देता है। इसके बजाय वह जुबा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जिन लोगों को उसने मारा वे इराक में स्कूल्स, पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने आए थे ताकि यहाँ के लोगों की लाइफ बेहतर हो सके। ये सुनकर जुबा हंसने लगता है और कहता है कि आइजैक बहुत मासूम है। जुबा के मुताबिक यहाँ से कमाया गया सारा पैसा एंड में अमेरिका ही जाना है। वक्त बीतता जा रहा था और जुबा लगातार सवाल दाग रहा था। जब आइजैक ने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने से इनकार किया तो जुबा ने फिर मैथ्यूज को मारने की धमकी दी। लेकिन इस बार आइजैक को लगा कि जुबा सिर्फ उसे डरा रहा है, पर जुबा अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए एक ऐसी बात कहता है जिससे आइजैक के होश उड़ जाते हैं। वह मैथ्यूज के राइफल स्कोप के पिछले ओनर का नाम बता देता है। इसका साफ मतलब था कि जुबा शुरू से उनकी हर एक बात सुन रहा था। सिचुएशन उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। इसी बीच आइजैक की नजर पास ही पड़ी एक डेड सोल्जर की बॉडी पर जाती है जिसके पास एक रेडियो था। आइजैक एक प्लान बनाता है और धीरे धीरे उस बॉडी को दीवार की तरफ घसीटने लगता है ताकि बिना खुद को एक्सपोज किए रेडियो तक हाथ पहुंचा सके। इसके बाद जब वह अपनी पानी की बोतल उठाता है तो पता चलता है कि वह पूरी तरह खाली है। बोतल में एक छोटा सा होल था। जुबा रेडियो पर हंसते हुए कंफर्म करता है कि यह शॉट उसी ने मारा था। उसने जानबूझकर आइजैक की बोतल, रेडियो एंटीना और उसके पैर पर गोलियां चलाई थीं। उसका मकसद आइजैक को तुरंत मारना नहीं बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारना था। जुबा के लिए सबसे मजे की बात यह थी कि वह इस कम्युनिकेटर के जरिए आइजैक की आखिरी सांसें भी सुन सकता था। इसी बीच आइजैक को जमीन पर वह बुलेट मिल जाती है जो उसके पैर से निकली थी। बुलेट के शेप और साइज को देखकर वह जुबा के वेपन का मॉडल कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। बातों बातों में वह कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल पूछता है जिससे स्नाइपर की पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सके। गुस्से में आइजैक उसे टेररिस्ट कह देता है, पर जुबा इस पर भी हंसता है और कहता है कि असल में टेररिस्ट कौन है ये सबको पता है। उसके मुताबिक अमेरिकन्स ही दूसरों के देशों में वेपन्स लेकर घुसते हैं और बेगुनाहों को मारते हैं। जब जुबा बोल रहा था, आइजैक मिट्टी के मैप पर अपनी कैलकुलेशन पूरी कर रहा था। फिर उसने राइफल के स्कोप से एरिया को ऑब्जर्व किया। काफी एनालिसिस के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जुबा सामने दिख रहे एक बड़े से कचरे के ढेर के नीचे छुपा बैठा है। आइजैक समझ गया कि यह आदमी बेहद ट्रेंड और खतरनाक है। लेकिन जब आइजैक उसे लेजेंडरी स्नाइपर जुबा कहता है तो वह फिर मना कर देता है कि वह सिर्फ एक आम इराकी है। आइजैक उसके एक्सेंट से गेस करता है कि शायद वह पहले यूएस आर्मी में था और बाद में अलग हो गया, पर जुबा इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देता है। वह कहता है कि वह सिर्फ उन पर वॉर करता है जो उस पर अटैक करते हैं। इसके बाद आइजैक भी अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करता है कि कैसे वह अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला और दोनों ने साथ में आर्मी ज्वाइन की। लेकिन अब भयंकर डिहाइड्रेशन के कारण आइजैक की बॉडी कमजोर होने लगती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेहोशी की हालत में उसे जुबा की आवाज आती है जो कह रहा था कि वह उसकी डेड बॉडी के साथ भी कुछ बुरा करेगा। यह सुनते ही आइजैक किसी तरह खुद को संभालता है और जुबा को चकमा देने की एक नई ट्रिक आजमाता है।
वह अपनी राइफल पर अपनी जैकेट और हेलमेट लगाकर उसे दीवार के ऊपर से हिलाता है ताकि जुबा को लगे कि कोई वहां खड़ा है। लेकिन जुबा इतना अनाड़ी नहीं था, वह समझ गया कि यह सिर्फ एक चाल है। अचानक हेलमेट राइफल से फिसलकर दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है। अब आइजैक के पास अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसे समझ आ गया कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तपती गर्मी, प्यास और दर्द से आइजैक की हालत बदतर हो रही थी। आखिरकार वह एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वह अचानक दीवार के पीछे से दौड़कर खुले में पड़े एक डेड सोल्जर की तरफ भागता है। जुबा ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, पर आइजैक जिगजैग दौड़ते हुए बुलेट्स से बच निकलता है। वह सोल्जर का बैग और रेडियो उठाकर वापस दीवार के पीछे आता है। बैग में उसे पानी की बोतल और कुछ कैंडीज मिलती हैं। वह तुरंत पानी पीता है और कैंडीज खाता है ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ सके। पर जब वह रेडियो चेक करता है तो वह भी काम नहीं कर रहा था। आइजैक का यह स्टंट जुबा को पसंद नहीं आता और वह पनिशमेंट के तौर पर दीवार पर गोली मारता है, जिससे आइजैक का राइफल स्कोप डैमेज हो जाता है। इसी बीच आइजैक को अपने ईयर पीस में एक धीमी आवाज सुनाई देती है। वह मैथ्यूज की आवाज थी, यानी मैथ्यूज अभी भी जिंदा था। ये सुनते ही आइजैक जोर से स्नाइपर की पोजीशन मैथ्यूज को चिल्लाकर बताता है। मैथ्यूज तुरंत मेटल का एक छोटा टुकड़ा निकालता है और उसे मिरर की तरह यूज करके कचरे के ढेर को देखने की कोशिश करता है। मैथ्यूज बहुत धीरे धीरे अपनी राइफल की तरफ रेंगता है और तब तक आइजैक जुबा को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाए रखता है। इस बातचीत में पता चलता है कि जुबा कभी बगदाद में एक टीचर था, पर एक अमेरिकन अटैक में उसका स्टूडेंट मारा गया, जिसके बाद उसने बदला लेने की ठान ली। वह एक और शॉकिंग बात बताता है कि जिस टूटी दीवार के पीछे आइजैक छुपा है वह असल में उसी स्कूल की दीवार है जहां वह पढ़ाता था। जुबा फिर से सवाल पूछने लगता है और आइजैक अपने डैमेज स्कोप को ठीक करने की कोशिश करता है। जब आइजैक जवाब नहीं देता तो जुबा फिर मैथ्यूज को मारने की धमकी देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए आइजैक एक पर्सनल सच एक्सेप्ट करता है कि उसके पास अपने एक पुराने दोस्त की यादें हैं जो उसी की एक गलती की वजह से एक मिशन में मारा गया था और वह खुद को उसका जिम्मेदार मानता है। इसी दौरान मैथ्यूज चुपके से अपनी राइफल उठाता है और कचरे के ढेर की तरफ अंधाधुंध फायर करके अपनी सारी बुलेट्स खाली कर देता है। उसका मकसद जुबा का ध्यान भटकाना था ताकि लगे कि गोलियां आइजैक चला रहा है। लेकिन जैसे ही मैथ्यूज राइफल रीलोड करने लगता है, जुबा की एक गोली सीधे उसके कंधे पर लगती है और वह पीछे गिर जाता है। आइजैक चिल्लाकर उससे दीवार की तरफ रेंगने को कहता है ताकि वह सेफ हो सके। जैसे ही आइजैक मदद के लिए दीवार के किनारे तक हाथ बढ़ाता है, जुबा एक और शॉट लेता है। इस बार गोली सीधे मैथ्यूज के सिर में लगती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह खोकर आइजैक पूरी तरह टूट जाता है। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी। वह रेडियो पर रोते हुए कहता है कि वह बस अपने घर जाना चाहता है। जुबा उससे कहता है कि अगर वह सच में जाना चाहता है तो वह उस पर गोली नहीं चलाएगा, पर आइजैक को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। थोड़ी देर बाद जुबा पूछता है कि जब वॉर खत्म हो चुकी है तो वह अब भी यहाँ क्या कर रहा है। आइजैक कुछ पल शांत रहकर अपना एक गहरा राज उगलता है। वह बताता है कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि असल में उसने ही अपने उस पुराने दोस्त को मारा था। एक मिशन के दौरान गलती से उसकी गोली उसके अपने स्नाइपर पार्टनर को लग गई थी। उसने सबको झूठ बोल दिया था कि वह एनिमी की गोली से मरा और यह गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी अचानक आइजैक को रेडियो में कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि अमेरिकन कम्युनिकेशन वापस आ गया है। वह तुरंत सिग्नल चेक करने बढ़ता है, पर उसकी यह खुशी टेम्परेरी थी। वह सिर्फ आवाजें सुन पा रहा था। रेडियो डैमेज होने के कारण मैसेज भेज नहीं सकता था। तभी उसे एक और भयानक सच पता चलता है। उस रेडियो कन्वर्सेशन में जुबा की आवाज आती है, जो अमेरिकन सोल्जर बनकर हेल्प मांग रहा था। आइजैक को पूरा खेल समझ आ जाता है। जुबा काफी समय से अमेरिकन कम्युनिकेशन हैक करके खुद को इंजर्ड सोल्जर बताता और बैकअप टीम को यहाँ बुलाकर जाल में फंसाता था। आइजैक रेडियो को इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। थकान और दर्द से आइजैक फिर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक दर्दनाक एहसास होता है। एक काला कौवा उसके जख्मी पैर को नोच रहा था। आइजैक एक रस्सी और लकड़ी की मदद से मैथ्यूज की राइफल को अपनी तरफ खींचता है और उसे हासिल कर लेता है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजती है। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आ चुके थे, पर उन्हें नहीं पता था कि यह एक डेथ ट्रैप है। उन्हें बचाने के लिए आइजैक तुरंत दीवार को जोर से धक्का देता है। दीवार गिरते ही चारों तरफ धूल का एक बड़ा गुबार छा जाता है, जिससे जुबा के लिए आइजैक को देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसी चांस का फायदा उठाकर आइजैक कचरे के ढेर की तरफ लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। उसे खुद नहीं पता था कि गोली जुबा को लगी या नहीं। सच जानने के लिए वह पहली बार अपने कवर से बाहर खड़ा होता है। सामने से कोई जवाबी फायरिंग नहीं होती।
आइजैक को लगता है कि उसने जुबा को मार गिराया है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर लैंड करता है और सोल्जर्स आइजैक को स्ट्रेचर पर उठाकर मेडिकल ट्रीटमेंट देने लगते हैं। आइजैक बेचैनी से उन्हें जुबा के ट्रैप के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर हेलीकॉप्टर के इंजन के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ान भरता है, अचानक नीचे से गोलियों की बौछार होती है। जुबा अभी भी जिंदा था। वह हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके मेडिक्स को गोलियां लगती हैं और वे सब ढेर हो जाते हैं। इसके बाद जुबा सीधे पायलट को निशाना बनाता है। कंट्रोल खोने के बाद हेलीकॉप्टर तेज स्पीड से नीचे आता है और जमीन पर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में आइजैक की भी मौके पर ही डेथ हो जाती है। अजीब बात यह थी कि जुबा ने टेक्निकली आइजैक पर गोली नहीं चलाई और इस तरह उसने अपनी वह बात भी रख ली कि अगर आइजैक यहाँ से जाना चाहे तो वह उसे शूट नहीं करेगा। इस बंजर जमीन पर पसरा हुआ सन्नाटा एक बार फिर से गहरा हो जाता है और जुबा अपनी अगली गन को रीलोड करते हुए एक नए शिकार की तलाश में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस अंतहीन रेगिस्तान में अमेरिकी सोल्जर्स का आना अभी बंद नहीं होने वाला है और उसकी गन की नली कभी ठंडी नहीं होने वाली। तो दोस्तों, जुबा ने आइजैक को सीधे गोली न मारकर हेलीकॉप्टर क्रैश कराया और अपना वो वादा भी निभा दिया कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन यहाँ असली विलेन कौन था? वो जुबा, जिसने बदला लेने के लिए एक के बाद एक कई अमेरिकन सोल्जर्स की जान ले ली, या फिर वो अमेरिकन सोल्जर्स जो एक दूसरे देश की सीमा में घुसकर वहां तबाही मचा रहे थे? मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में।